बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और ये खास वीडियो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करते हैं। नो फालतू क्वेश्चन, नो लाइव सेशन की तरफ बकवास नहीं करना है हम लोग को। सीधे चलते हैं। ये बिहार बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना, इसमें से सॉल्व करते हैं। 15 से 20 मिनट में 40 क्वेश्चन मैं तुमको फटाफट एकदम सुपर फास्ट स्पीड में कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर प्लस जेड एन एस ओ फोर इक्वल टू सी यू। ठीक है, ये जो बोल रहा है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को बाहर निकाल रहा है, मतलब विस्थापित कर रहा है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, सिंपल सा बात है। अरे यार, नोट्स देने वाला कहाँ चला गया, आजा, टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। देखो, बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार घटता है, लेकिन अगर दाएं से बाएं आ रहे हो तो उसका मतलब परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा बता रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरा क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम का फीता जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। पहला बात तो मैग्नीशियम कैसा होता है, व्हाइट होता है। मैग्नीशियम व्हाइट होता है, उसको जलाएंगे तो व्हाइट चमकीला क्या होगा, उसमें से प्रकाश निकलता है। अगला क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें है 9 असंयोजक बंधन, 8 असंयोजक बंधन, 7 संयोजक बंधन और 6 असंयोजक बंधन। अब बता देते हैं एथेन का अणु सूत्र, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। सीधा सा बात है, देखो एथेन क्या होता है, इस तरह से दो कंपाउंड है, डबल सी रहता है इसमें, और 6 को हम लोग को हाइड्रोजन दिखाना है इसमें, एक तरह से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब ये जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंधन बने, ये सारे के सारे, ठीक है ना, ये जितने भी बंधन बने ना, ये सारे के सारे क्या है, सहसंयोजक बंधन होते हैं। सारे के सारे कौन से हैं, सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, इसका मतलब बॉन्ड गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें कितने बंधन है, और एक बीच में कार्बन कार्बन के बीच में तो 8 सहसंयोजक, मतलब इसमें 8वां नंबर, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। शल्य चिकित्सा माने सर्जरी को बोलते हैं। सर्जरी में जो हड्डी टूटी रहती है उसको जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। सीधा सा बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर लपेटा जाता है उसमें यही रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक है। भाई जहां भी कार्बन दिख जाए समझ जाओ सहसंयोजक है, क्योंकि आंख बंद करके सीधे CH4 पे मारना, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है NH4Cl, और ये हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, हल्का अम्लीय होता है, मतलब इसका जो बी नंबर आंसर है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, ठीक है, फेस पे थोड़ा कम लाइट आ रहा है, तो उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक, ये तो तीनों कुचालक है। बचता एक ही अधातु है जो ग्रेफाइट, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। देखो, मैग्नीशियम जो है उसका संयोजकता कितना होता है, 12। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, अगर 2 8 और बचेगा कितना लास्ट में 2, संयोजकता क्या होती है, जो बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही संयोजकता होती है। मतलब इसका जो बी नंबर है वो क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा हो सकता है। वो विलयन है, वो अथी है कॉपर। कॉपर का जो है लोहा आसानी से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भारी इजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एथिल अल्कोहल मतलब इथेनॉल बोल रहा है। एथेनॉल का उत्पादन उपचयन, अपचयन, किण्वन, भर्जन। वो ऑप्शन ईस्ट के द्वारा किण्वन विधि से। ईस्ट के द्वारा किण्वन किया जाता है, और उस किण्वन से क्या बनता है, किण्वन से बनता है एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक सूत्र सीधा होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गाइस लग रहा है मेरा माउस करंट मार रहा है मेरे को, ऐसा हो सकता है क्या। आयोडीन युक्त नमक है, इनमें से कौन आयोडीन युक्त नमक है। पहला ए नंबर NaCl प्लस KiO3, बी नंबर NaCl प्लस Ki, और सी नंबर ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। और बता दे तो जो नमक होता है नॉर्मल नमक होता है जो समुद्र से निकाला जाता है, लेकिन उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें अलग से क्या किया जाता है, आयोडीन का कोई कंपाउंड डाला जाता है, चाहे कोई यौगिक डाला जाता है।
तो इसमें ये भी डाला जाता है, चाहे ये भी KiO3 चाहे Ki, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। मतलब इसका ए और सी दोनों सही है, सॉरी ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? छी, ये भी कोई क्वेश्चन है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जान लो, आज होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये सी नंबर इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित है? सीधा सा बात है, इलेक्ट्रॉन। बिना आंख देखे अंधा भी मार देगा, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है सब। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनोड किरणों में प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते, किसी किरण में नहीं होते। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? सिंपल सा बात है, कवक क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं, मतलब मृतजीवी वाला पोषण इनमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? अंडाणु, शुक्राणु, गर्भाशय और फैलोपियन नाभिक। ये तो दोनों है ही नहीं, ये तो ऐसा ही नहीं है दोनों। ठीक है, बच्चे दो, अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु होते फीमेल्स में, मतलब मादा में, और शुक्राणु होते हैं नर में, मतलब नर युग्मक कौन है इसमें से? शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? गोबर छत्ता, ब्रायोफाइलम, चीड़ और अमरबेल। इसको नहीं पता है तो जान लो आज, अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है जो दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रहता है भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा 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 क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन दिया है, कुछ भी नहीं है सब क्वेश्चन। द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, या इनमें से कोई नहीं? स्पंज में नहीं पाया जाता, हाइड्रा में बर्डिंग होता है, कली वाला फूटना। बचता एक ही ऑप्शन, जीवाणु। जीवाणु में द्विखंडन होता है, बैक्टीरिया वगैरह में। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, नॉरएपिनेफ्रिन के इंसुलिन। देखो, एपिनेफ्रिन किडनी से और एपिनेफ्रिन किडनी से ही, दोनों ये दोनों किडनी से निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो वृषण से स्रावित होता है, बच्चा एक ऑप्शन इंसुलिन। इंसुलिन जो है अग्न्याशय के बीटा सेल से क्या होता है? निकलता है, बीटा की कोशिकाएं से निकलता है। लैंगरेंज की द्वितीयक में जो बीटा कोशिकाएं होती है उनसे निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, और इनमें से कोई नहीं? ये समझा देता हूँ, देखो क्या होता है। रक्त बिंबाणु जो श्वेत रक्त कोशिका है वो हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रोड्यूस करता है, मतलब एंटीबॉडी बनाता है, ये वो नहीं होगा। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन ढोता है, इसका भी वो नहीं। और ये जो पहला है रक्त बिंबाणु, ये क्या करते हैं? हमारे रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं, यानी ब्लड क्लॉट बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिकम, और इनमें सभी। इसमें सजीव बोला है, कोई जीव मेंशन नहीं किया किस जीव का बात कर रहा है। अगर सजीव बोल दिया ना, मतलब सब जीव जितने धरती और पानी पर रहते हैं सारे के सारे, इसका मतलब इनमें से सभी। जो धरती पर रहते हैं वो यूरिया और यूरिक एसिड करते हैं, और जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया करते हैं। सजीव में सब आते हैं, स्थलीय और जलीय दोनों जीव आते हैं। इसका मतलब इसमें से चौथा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और सी दोनों। देखो, ये थायरोक्सिन का हमारे शारीरिक परिवर्तन से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बॉयज में शारीरिक बदलाव लाता है, और एस्ट्रोजन फीमेल्स में, मतलब लड़कियों में शारीरिक बदलाव लाता है। मतलब इसका डी नंबर सही है, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, स्पीड अप जितना हम लोग रखेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग करने का, उतना ही हम लोगों को फायदा रहेगा, सीधा सा बात है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? पहला है क्रेनियम, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है सेरिबेलम, और चौथा है मस्तिष्क स्टेम। देखो, शरीर का संतुलन बनाए रखने का जो मेन काम है वो दिया गया है सेरिबेलम को। सेरिबेलम हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में रहता है, जो हमारे शरीर का पोस्चर बनाए रखता है, यानी हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, चलने फिरने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया जो होता है ना, चौक को बोलते हैं, जो बोर्ड पे चौक से लिखा ना, ब्लैक बोर्ड पे जो चौक होता है उसी का। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, जो उसका फॉर्मूला है CaCO3, जान लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तन्य मन जिसको हम लोग खींच कर तार या तार बना सकते हैं, या पत्थर बना सकते हैं जिसको, ठीक है ना। तो सबसे अधिक सोना, तांबा, लोहा, जस्ता, सबसे अधिक जो फैलने वाला धातु है वो क्या है? सोना है। सबसे अधिक बताए थे कि एक छोटे से ग्राम से भी सोने से क्या कर सकते हैं? बहुत लंबा उसका क्या बनाया जाता है? तार बनाया जा सकता है सोने का। ठीक है, देखो ज्वेलरी में इतना पतला पतला सोने का तार यूज किया जाता है, तो सोना सबसे ज्यादा फैल सकता है। ठीक है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कि कितने संरचनात्मक समावयवी हो सकते हैं? पेंटेन का अणुसूत्र ये है C5H12। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके कितने समावयवी संभव है? ये होते हैं 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अगर ये कार्बनिक केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा कैसे। अब अगला क्वेश्चन, अभिक्रियाशील समूह डबल डैश CO को बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बोनिल समूह का सूत्र है।
ये जो सूत्र यहाँ पे दिया गया ना, ये वाला C डबल बॉन्ड O, तो ये जो है ना कार्बोनिल समूह का सूत्र है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह जल यौगिक जल में विलेय है, तो वह तत्व निम्नलिखित में इसमें क्या हो सकता है? ये हो सकता है कैल्शियम, क्योंकि देखो कैल्शियम वो तत्व है जो कैल्शियम जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग करके ये बना सकता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक बहुत हाई होता है, उच्च होता है, जो क्या कर सकता है, पानी में घुल सकता है लेकिन गलनांक बहुत ऊंचा, तो वो है कैल्शियम, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और गोल्ड। ठीक है, अब मालाचाइट जो होता है वो है कॉपर का अयस्क। मालाचाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। ये बहुत सिंपल है, तीसरा या चौथा केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें जाके देखना। मतलब जो अयस्क दिया रहता है उसमें ये सारणी में दिया हुआ है। ठीक है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? देखो, लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाए तो वो लोहा क्या है, संक्षारण से बच जाएगा। ठीक है, तो बोले उस जो परत है उसको क्या बोला जाता है? विद्युत लेपन, संक्षारण, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण। देखो, उस जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के थ्रू हम लोग लोहा के पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये भी उसी चैप्टर का है, धातु अधातु शायद चैप्टर का है, लास्ट टॉपिक जाके देखना, गैल्वेनीकरण, संक्षारण से बचने के उपाय में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, गंधक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे अम्ल नहीं होते हैं, सीधा सा बात है, सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, क्योंकि यह एक वीक एसिड है, तो इसी को हम लोग खाने पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे थोड़े हाई पावर एसिड है, इनको यूज नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार बेलनाकार, उत्तल, बेलनाकार और सॉरी अवतल और बाइफोकल। देखो, निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, उसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, और इस दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है वो होता है उत्तल सॉरी अवतल लेंस के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन में जाके चैप्टर में पढ़ना है, रोग और उपचार में, या इसमें मिल जाएगा, फिजिक्स में शायद तीसरा चैप्टर है ये। चलो अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बोल रहा है कि जब प्रकाश किरणें हमारे नेत्र में घुसती है तो क्या होता है कि अपवर्तन होता है। उस समय क्या है कि हवा से किरणें आ रही है, हमारे आंख में घुस रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो पूछ रहा है कि किस भाग में ज्यादातर अपवर्तन होता है? अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, नेत्रोद्र पर, अंतरपृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, और इनमें से कोई नहीं। देखो, दृष्टि पटल जो होता है उसको इंग्लिश में कॉर्निया बोला जाता है। ये जो बाहरी वाला हमारा आंख का उभरा वाला हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो सी नंबर सही है, पहला ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही है। दृष्टि पटल के बाहरी सतह पे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा, जहां से किरणें क्या होंगी, हमारी आंखों में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर, वॉट, अर्ग और जूल। देखो, डायोप्टर है, क्योंकि देखो वॉट जो होता है शक्ति का मात्रक है, अर्ग और जूल जो है एनर्जी का मात्रक होते हैं, मतलब ऊर्जा के। तो एक ही ऑप्शन बचता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, बाइफोकल, अवतल और बेलनाकार। देखो, हमारे आंखों में एक लेंस पाया जाता है बीच में, जो पुतली बोलते हैं उसको, तो वो जो लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है। जो लेंस है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। हजामत के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है सैलून में वो होता है अवतल दर्पण। जान लो, उत्तल दर्पण नहीं उपयोग करते हैं साइड मिरर्स के, और समतल दर्पण हम लोग घर में यूज करते हैं। बचता है ऑप्शन कौन है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सैलून में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, दर्पण तथा ध्रुव के बीच। देखो, ऐसे जनरली क्वेश्चन जो होते हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो। ठीक है, ये एक मतलब 40 ही तो करने, तो एक छोड़ सकते हो, लेकिन क्या है कि इसका आंसर ये डी नंबर है। अगर वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो इस तरह का कंडीशन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहता है। प्रकाश की किरण जो होती है उसको मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता ही तो वो एक ऐसा फैक्टर है जो किरणों को मोड़ सकता है, कि क्षमता कितना है मोड़ने का। तो मोड़ने की क्षमता को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। चौथा,
ऑप्शन 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट है ये। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी और इनमें से सभी। देखो अवतल लेंस जो चित्र बनाता है वो छोटा बनाता है, सीधा बनाता है और हमेशा आभासी बनाता है, मतलब इसका डी नंबर जो सही है ये चौथा नंबर। ठीक है, तो देखो 15 मिनट में मैंने तुमको 40 क्वेश्चन करा दिए। इसका मतलब ये है कि तुमको कोई भी घंटों घंटों 2-2 घंटे 1-1 घंटे का लाइव सेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ के 2 घंटे का लेक्चर देखोगे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अगर इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस पे खाली बिहार बोर्ड का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और वो भी बहुत अल्ट्रा फास्ट स्पीड में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो तुम्हारे साथ इस साल पेपर देने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम